जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक समझ लीजिए कि क्रांति मचाने वाले हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं केवीएस का पेडागोजी का जो 60 नंबर, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से एलोबरेट करके समझ के इंजॉय करके पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास आप जरूर देकर जाइएगा। अगर आज का क्लास मेरा नहीं पसंद आया तो आज के बाद आप कभी मेरे चैनल पर विजिट मत करिएगा। बहुत शानदार होने वाला है। आज तक आप लोगों ने इस पेडागोजी को किस लेवल पे पढ़ा होगा, सीटेट वगैरह लेवल पे, यूपीटेट लेवल पे, लेकिन आज आप जानोगे कि पेडागोजी कितने अंदर जा सकता है, क्वेश्चन कैसे टफ बना देते हैं कि इजी क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है। तो आज हम लोग केवीएस के लेवल पे जाएंगे। हमने इसमें एनआईओएस, एनसीईआरटी और इंटरनेट सभी चीज़ों को इंक्लूड करके एक जगह लाया हुआ है। यहाँ से आपको कंक्लूजन पढ़ने के बाद फिर इस टॉपिक को आपको कहीं और जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और इतना इंजॉय करके पढ़ाएंगे कि आप खुद कहोगे कि वाह सर जी, मज़ा आ गया। ठीक। और आप देखिएगा आज हम बहुत अच्छा पीपीटी बनाया। आज शिकायत रहती है कि हमने पीपीटी सही नहीं बनाते, लेकिन हमने आज बहुत दिन भर मेहनत किया है। मैंने आपका पीपीटी बहुत बेहतरीन बनाया। देखिए आप क्या सीखोगे आज, आप नई चीज़ें सीखोगे। आज आप स्पाइरल करिकुलम सीखोगे। आज आपने कभी नाम सुना होगा, किस चीज़ का दिखा रहे हैं आपको, आपने कभी स्पाइरल करिकुलम का नाम सुना है? ये नाम सुना है कभी आपने? स्पाइरल करके ही दिखा रहे हैं, यानी तो सर्कल है। स्पाइरल करिकुलम आज पढ़ोगे। आज आप क्या पढ़ोगे? स्पाइरल करिकुलम के साथ साथ आप क्या बोलते हैं, आपने कभी इसके देखिए 5B के बारे में जानते हो ना? 5B से क्वेश्चन जब घुमाता है ना, जब DSSB में क्या हुआ था, 5B से क्वेश्चन पूछ दिया था। तो 5B आप समझते हो कि 5 प्रकार के लर्निंग की फेसेस क्या होते हैं, 5 लर्निंग जो होता है, जिसमें क्या क्या आता है, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, इंगेज, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये चीज़ें, ये 5B आप पढ़ोगे तो मतलब सारी चीज़ों को लाए हैं। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। बस आप सुनते जाइए और बस देखिए, मज़ा आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चलेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, हम बीच में नहीं रुकेंगे, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे और बहुत मज़े से पढ़ाएंगे। तो हम भूल जाते हैं शेयर करने को कहना, तो आप सभी दोस्तों ग्रुपों के पास ये शेयर कर दीजिए। बहुत बेहतरीन क्लास होगी। और हमने कह दिया है कि अगर नहीं समझ में आया, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। ठीक ठीक, चलिए ठीक है। अब हम शुरू करेंगे केवीएस की। और आपको पता है कि हम जब भी ऑफलाइन बहुत सारे साल से पढ़ा रहे हैं, हम सिलेबस को सामने रखते हैं। एक एक टॉपिक को, जैसे अब ये टॉपिक पढ़े, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, तब इसको ऐसे हम टिक मार देंगे कि ये मेरा हो गया। फिर इस टॉपिक को पढ़े, ये कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक को पढ़े। इससे ये फायदा होता है दोस्तों, इससे ये फायदा होता है कि हमको पता चलता रहता है कि हमारी तैयारी क्या है, किस स्तर तक पहुंची, कितना कम है, कितना और बाकी है। ठीक, चीज़ें समझ में आ रही हैं? यही करेंगे हम। ठीक, तो देखिए हमने यूनिट 1 आपको बता दिया था। कल के क्लास आप लोग जाकर देखिएगा कि यूनिट 1 की तैयारी कैसे करें। ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, तो हमने आपको बता दिया कि आप एक बार क्विक रिवीजन मार लीजिएगा, क्योंकि हमें सबसे आगे भागना है। जो लोग अभी इसी पे अटके होंगे ना, ये वही सीडीपी, नॉर्मल सीडीपी हैं जो अब तक पढ़ते आए हो। जो अब तक वहीं पे लोग अटके होंगे, वो उसको 1 महीना लगाएंगे। तब तक आप इसको रिवीजन करके अब आप सेकंड यूनिट पे खत्म कर चुके होंगे। ठीक, सेकंड यूनिट हम लोग तब तक खत्म कर चुके होंगे। तो सबसे पीछे से भी बेहतर हम जंप मार के आगे आ गए, क्योंकि हमने पीछे सीडीपी पढ़ा हुआ है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम आएंगे यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे। यूनिट 2 में आपका सबसे पहला क्या है? अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। क्या है बाबू? अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। तो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में सबसे पहला आपका क्या होता है? थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। क्या आता है? थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। इसके बाद आपका आएगा द रोल ऑफ टीचर। इसके बाद आएगा द रोल ऑफ लर्नर। ऐसे करके चीज़ों को हम एक एक करके खत्म करते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। क्या पढ़ेंगे? थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। इसमें आपका सबसे पहला क्या है? बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म है और कंस्ट्रक्टिविज्म है। ये तीनों है। बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म मतलब कि व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और संरचनावाद। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको हिस्ट्री बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। इसके बाद हम अपने टॉपिक टू द सिलेबस आ जाएंगे, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है कि वाद क्या है। ठीक, कुछ बच्चे जानते होंगे, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि किसी को कुछ छूटे नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या शुरू करेंगे? एनालाइज करेंगे बहुत बढ़िया से चीज़ों को, टीचिंग स्ट्रेटजी बेहतर करेंगे, सारी चीज़ों को हम बढ़िया करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, जिसमें व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और संरचनावाद है। इसमें आपको अलग से एक चीज़ ऐड किया है। क्या चीज़? चुनौतियाँ और उसके साथ प्रयोग। चुनौतियों के साथ प्रयोग मतलब कि स्पेशल रेफरेंस एंड इम्प्लीकेशंस की उसको कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए आप सीटेट देकर आए हो, अब समझिएगा हमारी क्लास शुरू हो जाती है। आप सीटेट देकर आए हो। सीटेट में आपका क्या होता है कि चीज़ें पेडागोजी का लेवल थोड़ा नीचे होता है। ठीक, अब नीचे जब होता है तो हम लोग समझते हैं कि यही पूरी दुनिया है, लेकिन जैसे ही हम बढ़िया क्वेश्चन DSSB केवीएस में बैठते हैं, हमारी हालत हो जाती है ख़राब। तो कितना डीप जाता है? एक बच्ची बोली थी सर डीप जाके पढ़िएगा, तो बहुत डीप नहीं और बहुत लाइट भी नहीं।
हम चीज़ों को एवरेज लेकर आए हैं कि सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाए। हमने बताया ना कि एनआईओएस, इंटरनेट, एनसीईआरटी सारी चीज़ों को गला करके अपने नोट्स को उठा करके इसमें इंक्लूड किए हैं। आज की क्लास तय कर देगी कि हम कितने अच्छे टीचर हैं कि नहीं टीचर हैं, ठीक, क्योंकि आज हमने मेहनत बहुत किया है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि ये वाद क्या होता है, संज्ञानवाद क्या होता है, संरचनावाद जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले समझिएगा, हम जब बात करेंगे साइकोलॉजी की, थोड़ा सा हिस्ट्री है, बस 1 मिनट का सुन लीजिएगा। जब हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे पहले साइकोलॉजी कहाँ से शुरू हुआ था, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी पहले फिलोसफी का पार्ट था, मतलब साइकोलॉजी जब जन्म भी नहीं लिया था तो फिलोसफी था, मतलब दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र में क्या होता था कि वहाँ पे आत्मा परमात्मा पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते थे कि वही सारी चीज़ें हैं, तो वो लोग दर्शन शास्त्र से चीज़ों को समझते थे। तो शुरू में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, 60 में समझ लीजिएगा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। उसमें कौन कौन थे, तो एक ट्रिक है, एक ट्रिक के हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि अस्पा करके है, क्या चीज़ है, अस्पा, मतलब सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। कहने का सीन ये है कि इस तरह से आप याद कर सकते हो, इन्होंने आत्मा को विज्ञान को मन का विज्ञान कहा, अरे सॉरी, इन्होंने आत्मा को विज्ञान को मनोविज्ञान कहा। अब उसके बाद क्या आया, मन आया, कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जब आप आत्मा को देख ही नहीं सकते हो तो इसको आप मनोविज्ञान कैसे कर सकते हो, तो मतलब इसको मन का विज्ञान कहेंगे। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था, तो सबसे पहले पोम्पोनोजी ने कहा था, ठीक। अब तीसरे पे आते हैं कि जब उसके बाद क्या हुआ कि और मनोवैज्ञानिक आए, चीज़ें अपडेट होती गई। उन्होंने कहा कि आत्मा को जब आप नहीं देख सकते थे, ठीक, तो फिर मन को आप कहाँ देख सकते हो बाबू, नहीं 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 नहीं, मन का विज्ञान भी नहीं होगा। तो फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि चेतना का विज्ञान, कि हम चेतना के रूप में, हम जैसे हमारी चेतना काम करेगी उस तरह से चीज़ें हमारी होंगी। तो चेतना का विज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। फिर चेतना के बाद फिर क्या आया कि फिर वाटसन आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, चेतना फिर कहाँ से आप देख सकते हो, मतलब कोई व्यक्ति कैसा है, कैसा उसका व्यवहार है, क्या उसका चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, व्यवहार के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को तय करेंगे। तो व्यवहारवाद फिर आ गया। तो यही वाद है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्कूल्स। क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं स्कूल्स, मतलब कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसको हम लोग कहते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने आत्मा को माना, कुछ मनोवैज्ञानिक चेतना को माने, कुछ मनोवैज्ञानिक मन को माने, कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार को माने। इस तरह से कर करके अलग अलग स्कूल्स बने, अलग अलग साइकोलॉजी बनी, अरे अलग अलग वाद बने। इन्हीं वादों को, इन्हीं कुछ अलग अलग जो ग्रुप ऑफ मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कुछ ही चीज़ को माना, उसको एक अलग वाद कहा दिया गया, अलग स्कूल्स कहा दिया गया। तो इस तरह से करके संरचना को मानने वाले कुछ अलग मनोवैज्ञानिक थे, संज्ञान को मानने वाले कुछ अलग मनोवैज्ञानिक थे, फिर उसी तरह से व्यवहार को मानने वाले भी कुछ अलग मनोवैज्ञानिक थे। इसी से आपका वाद जन्म हुआ। यही आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यही चीज़ें हमने आपको लिखा है थोड़ा सा हिस्ट्री में, हल्का सा जानना भी जरूरी होता है ना कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम डायरेक्ट साइकोलॉजी पे आ जाएंगे। तो इसमें है आपका यही सारी चीज़ जो भी हम आपको बताए ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, याद रखिएगा। सारी चीज़ें आपके टेलीग्राम पे सारे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हम अपने वादे के अनुसार हमने आपको बहुत बेहतरीन नोट्स आपको दिया है। आप जो भी देखा होगा मज़े से झूम गया होगा, ठीक। तो चीज़ें आपको सब मिलती रहेंगी, उसका टेंशन मत लीजिए। देखिए अब हमारे आपके सिलेबस में हम सिर्फ चलेंगे, सिलेबस के बाहर नहीं जाएंगे। हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते थे तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाते थे और सिलेक्शन दिलाए हैं, ठीक। अब देखिए संरचनावाद में क्या होता है। संरचनावाद अब हम सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, आप हमको बहुत सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 आपके सिलेबस में 3 ही पढ़ेंगे। एक संरचनावाद, एक व्यवहारवाद और एक संज्ञानवाद। तो सबसे पहले हम संरचना पे आएंगे। तो देखिए बाबू, देखिए आपका डिजिटल पेन भी आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए किया जा रहा है। संरचनावाद प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंड थे, अब भी जानते हो। मीन्स कि इन्होंने कहा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, संरचना मतलब स्ट्रक्चर, संरचना मतलब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि विलियम वुड थे, जब मन विज्ञान चल रहा था, मन का विज्ञान चल रहा था, इन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि जब मन को देखा नहीं, सारी चीज़ चेतना पे होंगी। तो सबसे पहले आपको भी याद है कि विलियम वुड ने, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि विलियम वुड ने पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली थी, कहाँ खोली थी, लिप्जिंग शहर में खोली थी। मीन्स कि इन्होंने वहीं पे इन्होंने कह दिया था। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़े हो, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें लिखी भी हैं। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते जाएंगे, जो आप पढ़े हो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा चेतना का विज्ञान। और जब बात होगी चेतना की, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। जब बात होगी चेतना की, तो चेतना क्या आपको दिखाई देता है, वो अंदर से चीज़ें होंगी ना। अब चलिए हम आपको कंपेयर कर रहे हैं, एक हो गया व्यवहार, एक हो गया चेतना, ठीक। तो व्यवहार क्या होता है, व्यवहार आप बाहरी रूप से देख सकते हो कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है। तो जो व्यवहारवाद होगा वो बहिर्दर्शन विधि देगा। व्यवहारवाद क्या करेगा, बहिर्दर्शन विधि के अकॉर्डिंग
आपको जज करेगा, आपको अपना वो बताएगा कि बच्चा ऐसा कर सकता है, ठीक। व्यवहार को मतलब वातावरण को ज़्यादा फोकस करेगा। चेतना क्या था? चेतना अंतर्दर्शन। जब चेतना अंतर होता है तो अंतर्दर्शन, व्यवहार बाहर होता है तो बहिर्दर्शन। तो चेतना में संरचनावाद ने अंतर्दर्शन विधि, देखिए हमने चीज़ों को लिखा हुआ है, अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया, ठीक। इसके इसके देखिए चेतना के 3 पार्ट होते हैं, चेतना के 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा चेतना के, तब के थोड़ा सा पतला कर लें, ठीक। चेतना के 3 पार्ट होते हैं, कौन से? एक होता है संवेदना, एक होता है भाव, एक होता है प्रतिमा। संवेदना के 3 पार्ट होते हैं, सॉरी चेतना के 3 पार्ट होते हैं। कहने का सीन है कि पहले हमें किसी चीज़ की संवेदना होगी, संवेदना सेंसेशन होगा। सेंसेशन का मतलब होता है कि हम खड़े हैं, हमारे अंदर कोई सुई चुभो दिया, हमें पता चला, रही मतलब हमें तुरंत नहीं कहा जाता कि बहुत सेंसिटिव है, वही संवेदना होता है। अब जैसे ही हमें सेंसिटिव हुए, समझिएगा, जैसे हमें सेंसिटिव हुए, हमें उसका भाव हुआ, हमें भाव हुआ, जैसे हमें उसका भाव हुआ वैसे हमारे दिमाग में एक इमेज बन गया कि हमें कुछ चुभा है, तो इसीलिए हमें सेंसेशन होता है। यही हमारा चेतना का काम कहलाता है। समझ में आ गया ना कि चेतना में होता है ना, फ्रायड बाबा का एक, फ्रायड बाबा ने क्या कहा था? कॉन्शियस अनकॉन्शियस थी, चेतना की जो बात थी, कॉन्शियस की बात थी। अगर कोई पागल है या फिर किसी को आप मान लीजिए कि सुई लगा दिया जाता है शून्य करने वाली, अब वो शून्य करने वाली हो जाती है, तब वहाँ पे सुई चुभइए या फिर उसका हाथ ही काट डालिए, उसको बाबू क्या फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं फ़र्क पड़ेगा। कहने का सीन यही है कि वो चीज़ें वहीं से रिलेटेड होती हैं कि कैसे अब समझाएं कि अगर उसको सेंसेशन हुआ तो उसको भाव हुआ, अगर वो चीज़ें काट दी गई तो फिर वो नहीं उसको होगा क्योंकि उसको सुई लगी हुई है। तो जैसे ही सेंसेशन होता है वैसे ही आपके मन में भाव होता है, वैसे ही आपकी प्रतिमा बन जाती है। तो वही चेतना था। तो इन्होंने कहा कि अंतर्दर्शन विधि अंदर से हम फील करते हैं, जब अंदर से फील करोगे तो फिर क्या हो जाएगी? अंतर्दर्शन विधि हो जाएगा। इन्होंने संरचना, अब देखिए संरचना को मोटा मोटी समझिएगा। यहाँ पे अभी एक चीज़ समझिएगा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले हम ये आपको बताते हैं। कभी भी क्वेश्चन में ये बने, साथ साथ बताते चलते हैं, कभी भी क्वेश्चन में ये बने कि बच्चा एक्टिव है, बच्चा अन्वेषण कर रहा है, जैसे 5E लर्निंग है आपका, इसमें 5E बताए हैं ना, अभी हम उस पे आ रहे हैं, तब देखिएगा बच्चा हमेशा कभी भी किसी भी बात की बात हो, चाहे संज्ञानवाद हो, संरचनावाद हो, व्यवहारवाद हो, जहां बच्चा एक्टिव दिखे, जहां बच्चा बेलगाम घूमता दिखे, जहां बच्चा खुद से सारी चीजें करता दिखे, जहां बच्चा एकदम इंगेज हो, जहां बच्चा पे कोई बॉन्डिंग नहीं हो, वो संरचनावाद होगा। संरचनावाद का डायरेक्ट एक ही कथन है कि बच्चा अपने ज्ञान का कंस्ट्रक्ट, ज्ञान की रचना खुद करते हैं। यही चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कि ये चीज़ें तो ठीक है, समझ आ दी आपको। जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं, मतलब कि जो बच्चा सीखेगा उसको अनुभव मिलेगा, ठीक। देखिए ये टर्म है आपके बुक का, नोट्स का, लेकिन हम आपको अपने लैंग्वेज में समझा रहे हैं ताकि जब फिर भी इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इन्होंने कहा कि जटिल मानसिक अनुभव मतलब कि जो बच्चा अनुभव अर्जित कर रहा है ये वास्तव में एक संरचनाएं हैं, ठीक, जो अनेक मानसिक स्थितियों से मिलकर के बनी होती हैं। समझ रहे हो आप? ये चीज़ें समझने से बेहतर है कि आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चा करेगा उससे उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव होगा। तो वही जटिल मानसिक अनुभव, जो उसको अनुभव मिल रहा है उसको उन्होंने संरचना कहा, और यही आपकी संरचनावाद में आ जाता है। बस थोड़ा सा रुकिए और मजा आएगा, बस थोड़ा सा रुक जाइए, अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसमें कहा है कि वुंट के अलावा ईबी टीचनर, इसमें पूछ देगा, एक क्वेश्चन बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। तो वुंट के अलावा ईबी टीचनर, मतलब एक टीचनर थे, वुंट थे ही, टीचनर थे, एक वेदरफोर्ड थे, ये लोग क्या कर संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं, ठीक। अब देखिए, अब आता है बात कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। ये क्लास बाइलिंगुअल होने वाली है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, ये हम शायद शुरू में बताना भूल गए थे। बस देखिए व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है तो देखिएगा। पहले इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में हम चीज़ों को खोजे इसलिए ना कि इंग्लिश में कंटेंट बढ़िया मिल जाता है साइकोलॉजी का, फिर हम इसको हिंदी में भी लेकर आए हैं। पहले आप समझिएगा, इतना अच्छे से बताएंगे कि आपको ये चीज़ें घबराना नहीं है कि इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी भी नीचे सारी लिखी हुई है। देखिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म से दैट पीपुल कंस्ट्रक्ट देयर आवर अंडरस्टैंडिंग। यही क्वेश्चन हमें आपका हमेशा दिखता है, आपको हमेशा दिखेगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद कहता है कि पीपुल या फिर बच्चे या लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट मतलब कि ज्ञान की रचना करते हैं, आवर अंडरस्टैंडिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, ठीक, अपने समझ के बेस पे, ठीक। अब देखिए यही की पॉइंट है, अभी आपको क्वेश्चन को ये सॉल्व कराएंगे, ठीक है। नॉलेज ऑफ वर्ल्ड मतलब बच्चा अपने ज्ञान का कंस्ट्रक्ट करता है, रचना करता है वर्ल्ड के थ्रू, एक्सपीरियंस थिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ दोज एक्सपीरियंस, मतलब बच्चा अपने अनुभव के बल पे, ध्यान दीजिएगा, अपने अनुभव के बल पे, अपने समझ के बल पे
और अपने एक्सपीरियंस के बल पे, मतलब वही अनुभव के बल पे ये क्या करता है, बच्चा ज्ञान की रचना करते हैं। मतलब बच्चे अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे और अपने अनुभव के बेस पे बच्चे ज्ञान की रचना करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि बच्चे अनुभव और ज्ञान समझ के आधार पे किस वाद में या किस साइकोलॉजी में विचार दे देगा, किस किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चा ज्ञान की रचना करता है, तो संरचनावाद होगा। किस वाद के अनुसार या इनमें से किस स्कूल्स के अनुसार बच्चे अनुभव के द्वारा, समझ के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा, खोज के द्वारा अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो संरचनावाद। कंस्ट्रक्टिविज्म इज लर्निंग स्ट्रेटजी दैट ड्रॉ ऑन स्टूडेंट एक्सटेंड नॉलेज बिलीफ्स एंड स्किल। मतलब ये बिलीफ्स एंड स्किल, देखिए इसको हिंदी में भी देख लीजिए। रचनावाद कहता है कि लोग अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, अपनी समझ से खुद वो अपने ज्ञान की रचना करेगा। दुनिया का ज्ञान चीज़ों को अनुभव करने के माध्यम से और अनुभव पर चिंतन करके सीखते हैं। मतलब कि अनुभव से सीखेंगे, उनके चिंतन पे। रचनावाद एक सीखने की रणनीति है जो छात्रों को आकर्षित करती है। अब खुद बताइएगा, बच्चा जहाँ पे फ्री होगा, जहाँ बच्चा खुद ज्ञान का नॉलेज करेगा, उसको छोड़ा जाएगा, वो खुद सारी चीज़ें इंगेज होकर कर रहा है, ठीक, तो वो चीज़ें खुद अपने मन से बताइएगा, क्या बच्चा वहाँ पे आकर्षित होगा कि नहीं होगा? आकर्षित होगा। आगे कहते हैं कि मौजूदा ज्ञान, विश्वास और कौशल, क्या कर रहे हैं कि विथ ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच स्टूडेंट सिंथेसिस, बच्चा एनालिसिस करता है, न्यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रायर लर्निंग एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। मीन्स कि प्रायर लर्निंग मतलब पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान। जहाँ भी क्वेश्चन दिखे कि बच्चा पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ रहा है, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ रहा है, वहाँ पे आएगा संरचनावाद होगा। क्योंकि आप बताइए, अब ज्ञान की रचना कैसे करोगे? पूर्व ज्ञान के आधार पर ही ना करोगे, तो बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान की रचना करता है, ठीक। तो जहाँ भी ये चीज़ें आएंगी क्या हो जाएंगी? संरचनावाद हो जाएंगे। अब संरचनावाद में एक हिस्ट्री है थोड़ा सा, कि इसके बारे में बोला जाता है। संरचनावाद कहता है, एक ध्यान दीजिएगा, संरचनावाद शब्द जो है यहाँ पे देखिएगा किसने दिया है, एक जिम बटिस्टा करके थे, एक मिनट, जिम बटिस्टा करके थे, इन्होंने संरचनावाद शब्द को दिया था। 18वीं सेंचुरी, आपसे पूछा नहीं जाएगा, छोड़िए। कह रहा है इसमें कि संरचनावाद का सेंस ये होता है कि न्यू आइडियाज, क्या न्यू आइडियाज नॉट द कैन बी डेट बैक द इनसाइट स्टेट, हाउएवर द रियलिटी केम लाइट व्हेन पियाजे थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, संरचनावाद हमने कहा कि वुंट ने लिप्जिंग शहर में अपना यूनिवर्सिटी खोल के कहा था, लेकिन इसकी शुरुआत देखिए, आपको एक चीज़ बता दें, संरचनावाद को हमने तो एक सीक्वेंस में आपको बताया था, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब पियाजे ने, अब आपको पियाजे तो संज्ञानवाद है ना जी, यही तो प्रॉब्लम है। ध्यान दीजिएगा, पियाजे संरचनावाद में भी आते हैं और पियाजे संज्ञानवाद में भी आते हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, याद है? यही संज्ञानवाद, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक, वो अलग था। और जब उन्होंने देखिए, पियाजे ने कहा था ना कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। मतलब वो किस में आ गए? जब उन्होंने ये टर्म बोल दिया कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, तो संरचनावादी हो गए। और वहाँ पे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पे भी सिद्धांत दिया, तो मतलब वो दोनों में आते हैं, ठीक। इन्होंने कहा कि देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मतलब संरचनावाद की बात तो वुंट ने कर दिया था, लेकिन पियाजे की जब थ्योरी आई इस पे कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, तब से इस संरचनावाद पे बहुत ज़्यादा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, चीज़ें खुल गई। तो ये भी आप पढ़ोगे हिस्ट्री इसकी, बहुत डीप और जाओगे, हमने और डीप जा करके पता किया, वहाँ पे लिखा था कि सुकरात के समय से संरचनावाद पे काम होता है। देख रहे हो ना, तो जितना डीप कहोगे उतना डीप जाएंगे। अब समझने की क्षमता रखते हो कि अब समझोगे कितना। चलिए, पहले व्यवहारवाद ने शिक्षा को, ठीक, सारी चीज़ हम बता दें। हाँ, ये पियाजे का ये हिंदी में बता दिए, इंग्लिश में बता दिए। देखिए, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के बारे में बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कौन कौन दिया था, मतलब संरचनावाद में। तो आपका नाम आता है एक जेरोम ब्रूनर और एक आते हैं वाइगोत्स्की। संरचनावादी वाइगोत्स्की हैं। अब कहोगे सर ये भी तो संज्ञानात्मक विकास दिए थे। हाँ, ये भी संज्ञानात्मक विकास में आते, लेकिन ये संरचनावाद जो देखिए, एक चीज़ की वर्ड रखिएगा कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चे समाज में रह करके अपने पीयर ग्रुप से क्या करते हैं, सीखते हैं ना, बच्चे समाज में सीखते हैं, मतलब कि अपने ज्ञान की रचना करते हैं। जहाँ भी ये बात आ गई वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वो संरचना की बात हो जाएगी, ठीक है। देखिए, जेरोम ब्रूनर किस पे, देखिए एक ये क्वेश्चन बनेगा। हमने कहा ना कि जहाँ पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान के जोड़ने की बात आएगी, संरचनावाद की। जेरोम ब्रूनर बिलीव दैट लर्निंग इन इज एक्टिव प्रोसेस, कि अधिगम क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, इन विच द लर्नर्स फॉर्म न्यू आइडियाज बेस्ड अपॉन देयर करंट एंड पास्ट नॉलेज। मीन्स कि बच्चे जो हैं
कंस्ट्रक्टिव मतलब इन्होंने कहा है कि लर्निंग जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है और बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ करके सीखते हैं। गॉट इट? ठीक। अब इसे क्या आगे किया, लेव वाइगोत्स्की ने इंट्रोड्यूस किया है सोशल एक्सेप्ट लर्निंग क्रिएटेड एंड डिफिनेट द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल लर्निंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल लर्निंग आपने जेडपीडी पढ़ा हुआ है, वही है कि बच्चे ज्ञान की रचना करते हैं, सीखते हैं। तो ये चीज़ें भी क्या आएंगी लेव वाइगोत्स्की। अब आपको तो वाइगोत्स्की हमने पढ़ाया है, बहुत बेहतरीन पढ़ाया हुआ है, कम टाइम में पूरा पढ़ा दिया है। ठीक, जेरोम ब्रूनर नहीं पढ़ाया है, आवश्यकता पड़ेगी पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अब देखिए दोनों चीज़ आपको दिख रही है कि इन्होंने कहा कि अपने प्री ज्ञान के आधार पे, ठीक, किसने कहा? ब्रूनर जी ने कहा कि बच्चे अपने प्री ज्ञान के आधार पे, प्री नॉलेज के आधार पे नए ज्ञान की रचना करते हैं। इन्होंने कहा था कि सोसाइटी से जेडपीडी के रूप से सीखते हैं, मीन्स कि ज्ञान की रचना करते हैं। तो अगर क्वेश्चन बन गया कि वाइगोत्स्की और ब्रूनर किस में आते हैं, तो संरचनावाद में आते हैं। क्वेश्चन बना कि और संज्ञान भी डाल देगा, तो हाँ संज्ञान में भी आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने भी दिया है, तो वो दोनों में आते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों करके देगा। ठीक, ये चीज़ें वही हमने बताया कि ये सक्रिय, कि जेरोम ब्रूनर ने कहा था सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक, जिसमें शिक्षार्थी अपने वर्तमान और पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार का निर्माण करता है। ठीक, वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र बताया था। ठीक, अब आते हैं हम फेज ऑफ लर्निंग। किस पे आते हैं? फेज ऑफ लर्निंग। ये 5 ही ध्यान दीजिएगा कैसे हमको याद करना है, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये डायरेक्ट आपके ऑप्शन में देगा। पहले तो क्वेश्चन पूछेगा कि 5E लर्निंग किस में आता है। हमने आपको एक ट्रिक बताया कि जहाँ पर सबको मतलब सब कुछ छोड़ दिया गया बच्चों के ऊपर, वो आपका संरचनावाद हो जाएगा। तो 5 प्रकार की लर्निंग का फेज कहाँ आ सकता है जहाँ सब कुछ इन्विटेंट्स हो। मतलब हमने कहा कि आप अपने आप को पूरी तरह से कब साबित कर पाओगे? जब आप पूरी तरह से फ्री रहोगे, मीन्स कि तभी आपकी 5 फेज की लर्निंग संरचनावाद में ही हो पाएगी। अब 5 लर्निंग कैसे होगा देखिए। सबसे हम पहले बच्चों को देखिए, इसका हम हिंदी भी लाए हैं, घबराना नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश में भी याद रखना है क्योंकि हिंदी में कुछ भी दे देगा। पहले इंग्लिश देख लीजिए, आप हिंदी देख लीजिएगा। देखिए इंग्लिश में कंटेंट लाने का अर्थ ये होता है कि वो ऑथेंटिक होती है, वो टर्म नहीं बदलेगा। हमने बताया भी था आपसे कि एसिमिलेशन एकोमोडेशन, जो पियाजे का टर्म है, एसिमिलेशन एकोमोडेशन बार बार सेम रहेगा, लेकिन वही आत्मसात समायोजन ये चीज़ें बार बार बदलती हैं। तो इंग्लिश में याद करने का यही फायदा होता है कि एक ही बार याद करना है। तो देखिए यहाँ पे ये 5E की बात कर रहा है, लेकिन हिंदी में आपका कुछ और चीज़ें हो जाएंगी। देखिए क्या है, फेजेस ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग का फेज कैसे होता है, बच्चों को हम कैसे संरचनावाद में सिखाते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए पहले हम बच्चों को क्या करेंगे, सबसे हम पहले बच्चों को इंगेज कराएंगे। हम पहले बच्चों को कहीं पे देंगे कि तुम सीखो, तो पहले बच्चा इंगेज होगा। बच्चा इंगेज होगा तो फिर क्या करेगा? बच्चा इंगेज होगा तो क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा, चीज़ों को खोजेगा। ध्यान दीजिएगा, इंगेज होगा, व्यस्त होगा। जब किसी चीज़ में व्यस्त होगा तो खोजेगा। देखिए यहाँ पे बच्चा इंगेज हुआ है ना, यहाँ पे टीचर उचर दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों के साथ। पहले बच्चा इंगेज होगा, फिर वो चीज़ों को खोजेगा, एक्सप्लोर करेगा। पहले ई से इंगेज, फिर ई से एक्सप्लोर। जब इंगेज किया, एक्सप्लोर किया, तो फिर क्या करेगा? अब एक्सप्लोर खोज लिया तो फिर उसको एक्सप्लेन करेगा। इंगेज हुआ, एक्सप्लोर किया, फिर तीसरे ई से एक्सप्लेन किया। जब एक्सप्लेन करेगा तो उसको इलोबरेट करेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले इंगेज होगा, आपको याद करा रहे हैं क्योंकि 4-5 दे करके कहेगा कि सीक्वेंस में बनाइए। आपको याद होना चाहिए, पहले हम किसी को व्यस्त करेंगे, इंगेज करेंगे। इंगेज करने के बाद फिर वो क्या करेगा? वो एक्सप्लोर करेगा। ठीक, जब हम किसी चीज़ को, किसी बच्चों को कहीं पर डाल दिए, कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिए, तो पहले उसको हम व्यस्त में डाल दिए, अब वो चीज़ों को खोजेगा। तो इंगेज करेंगे, फिर एक्सप्लोर करेगा। एक्सप्लोर कर लिया तो क्या करेगा? वो एक्सप्लोर कर लिया तो वो अब एक्सप्लेन करेगा, आपको बताएगा। जब एक्सप्लेन करेगा उसके बाद उसको वो एलोबरेट करेगा। एक्सप्लेन करने में एलोबरेट करके और उसको विस्तृत करेगा। और जब एलोबरेट कर देगा तो अब लास्ट में उसका क्या कर देंगे? इवेल्युएशन कर देंगे। ई भी ई से होता है। तो 5 ई समझ में आ गया। क्या चीज़? इंगेज, एक्सप्लोर, तीसरा आपका आ जाएगा एक्सप्लेन, एलोबरेट और इवेल्युएशन। यही 5 होता है। ये आई होप आपको याद हो गया होगा। 5 का 5 हमने बता दिया। टाइम ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ें समझ गए हो आप। देख रहे हो ना हम कितना डीप जाया जा सकता है। ये क्वेश्चन बनते हैं, लाए हैं। वही अब 5 देख लीजिए हिंदी में भी। पहले हम व्यस्त रखेंगे, फिर अन्वेषण कराएंगे, फिर समझाएंगे, फिर विस्तार में बताएंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। पहले बच्चे को व्यस्त रखेंगे, फिर वो क्या करेगा? खोजेगा, अन्वेषण करेगा, फिर वो समझाएगा, ठीक, जो खोजा है, फिर उसको विस्तार में बताएगा, इलोबरेट करेगा, फिर मूल्यांकन करेगा। यही 5 ही है। अब हम आते हैं कि एक्सप्लेन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, मतलब कि इसको हम लोग कैसे सीखेंगे, कैसे इसको सीखेंगे, कैसे सिखाएंगे,
कंस्ट्रक्टिविज्म का देखिए, अब चीज़ें आपको पढ़नी जरूरी हैं क्योंकि आप लोग डीप मांग रहे थे और ये जरूरी भी है कि ये सब नॉर्मल पेडागोजी नहीं पढ़ेगा, जो नहीं देखेगा ये क्लास, अब भाई हम क्या उसके लिए बोल सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप भाग रहे हो तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा क्या है। ध्यान दीजिए, बच्चे को हम क्या कराएंगे, केस स्टडी कराएंगे। क्या कराएंगे, केस स्टडी, मतलब बच्चे को केस स्टडी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बच्चे का क्या है, हमको बच्चे के अंदर क्या करना है, संरचनात्मक ज्ञान भरना है, बच्चे को खुद कंस्ट्रक्ट कैसे करें, केस स्टडी आता है, प्रोजेक्ट दे देंगे, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, समस्या के द्वारा सीखेगा बच्चा, ठीक, मतलब समस्या का समाधान करेगा कि नहीं। अब बच्चे को खुद खोज दिया, वो इंगेज हुआ, एक्सप्लोर किया, एलोबरेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो कर रहा है, तो मीन्स वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जब सारी चीज़ें वो कर रहा है तो चीज़ों को सोच रहा है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है मानसिक उद्वेलन, कि बच्चे को ये चीज़ें देना ताकि वो अपने दिमाग को खूब लगाए खूब लगाए खूब लगाए, और वो लगाने के बाद वो क्या कर देगा, वो एक्सप्लेन कर देगा, ठीक। उसके बाद डिस्कवरी लर्निंग हम कराएंगे, मतलब बच्चा खोजेगा। देखिए, जहाँ भी बच्चा एक्टिव हुआ, खोजने के बाद हुई संरचनावाद, सिमुलेशन करेगा। अपने मन से बताइएगा आपने कि क्या ये सारी चीज़ आप पेडागोजी में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो ना। अब आपको पता चला कि ये कहाँ से आते हैं, अब तो टैग वर्ड पढ़ लेते हो सीटेट में, लेकिन अब पता चल रहा है ना कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीज़ें यहीं से जाती हैं। आइए रचनावाद का और उदाहरण देखिए, केस स्टडी, वही हमने बताया ना कि वही सारी चीज़ें हिंदी में है। अनुसंधान कराएंगे, समस्या आधारित ब्रेन स्टॉर्मिंग, डिस्कवरी कराएंगे, तो डिस्कवरी लर्निंग की बात आएगी तो इसी में आएगा। हमने आपसे कहा था क्या चीज़ के बारे में, स्पाइरल करिकुलम, कि स्पाइरल करिकुलम क्या होता है। आपने कभी सुना है सीटेट में, तो आपने कहीं दूर तक नहीं सुना होगा। आइए हम आपको बताते हैं, इसको नहीं कहीं मिला तो नेट से खोज कर लाए। स्पाइरल करिकुलम का मतलब ये होता है, देखिए आपको ये लैंग्वेज बताएं कि अपना लैंग्वेज बताएं। मेरा लैंग्वेज सुनेंगे तो ये समझिएगा, सबसे पहले कि इसको किसने दिया था, इसको दिया था जेरोम ब्रूनर ने। किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने। याद रखिएगा कि स्पाइरल करिकुलम और डिस्कवरी लर्निंग, ये दोनों एकदम याद रहे। स्पाइरल करिकुलम और डिस्कवरी लर्निंग, इसको देने वाले थे कौन थे, एक मिनट, जेरोम ब्रूनर जी थे। इसको देने वाले स्पाइरल करिकुलम और डिस्कवरी लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए स्पाइरल डिस्कवरी लर्निंग तो आप समझ रहे हो कि बच्चा खोजेगा। अब स्पाइरल करिकुलम क्या होता है कि बच्चा जो होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्पाइरल मतलब कि स्पाइरल आप देखते हो ना कैसे स्पाइरल, इनका कहना ये था। एक एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, हम आपको आगमन विधि का प्रयोग करा रहे हैं कि उदाहरण किससे, फिर नियम पे। देखिए हम लोग 9वीं 10वीं में हमारे क्या होता है, ध्यान दीजिए, अमेरिका में क्या होता है, वो एग्जाम्पल लिखा है, हम आपको यहाँ पे लगाए भी हैं। अमेरिका में क्या होता है कि पहले बच्चे को 9वीं में भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, फिर 10वीं में रसायन, फिर 11वीं में बायोलॉजी और 12वीं में तीनों का समराइज करके पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में कि 9वीं में फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, ठीक। फिर 10th में भी तीनों पढ़ाया जाएगा, फिर 11th में भी, मीन्स कि फिर इन तीनों को पढ़ाने के बाद फिर इसका समराइज भी पढ़ाया जाएगा, और फिर इसका प्रयोग कैसे होगा ये भी पढ़ाया जाएगा। मतलब पहले इतिहास देखिए, स्पाइरल कैसे होता है, स्पाइरल देखिए कैसे होता है, पहले ध्यान दीजिएगा, स्पाइरल कैसे होता है, पहले आपका फिजिक्स, फिर आपका हिस्ट्री केमिस्ट्री, और फिर आपका बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। ये स्पाइरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर इसको हम लोग एक साथ कैसा इसको यूटिलाइज होगा वैसे पढ़ाएंगे। तो इंडिया में चीज़ें होती हैं, तो स्पाइरल करिकुलम इंडिया में लागू होता है, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा स्पाइरल करिकुलम क्या होता है। तो इस तरह सबके एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा किस प्रकार के पाठ्यक्रम को उदाहरण है। तो ये इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, स्पाइरल को सर्पिल दृष्टिकोण, मतलब सर्पिल पाठ्यक्रम का उदाहरण है, ठीक। अब यहाँ पे लाए हैं, इसको जूम करके आप लोग पढ़ दीजिएगा, आपको पीडीएफ दे देंगे। आप समझ गए ना आपको इसको कैसे पढ़ना है। बस चलिए, ये स्पाइरल मतलब देख रहे हो ना कैसे स्पाइरल करके आ रहा है। एक मिनट आपको दिखा दें, देखिए स्पाइरल करके चल रहा है ना ऊपर, ठीक, यही स्पाइरल करिकुलम होता है। चलिए, ये अमेरिका वाला भी बता दिया आपको। एक वही है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में कौन कौन आता है, जेरोम ब्रूनर आते हैं, ठीक। डिस्कवरी लर्निंग में किया था इन्होंने, और इसको भी किया था। सोशल लर्निंग थ्योरी भी इन्होंने किया था, ठीक। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने, वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म में थे, ठीक। जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आप जानते ही हो, वाइगोस्की ने दिया था। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये बस ये है। अब हम इस समय हम लोग जानते हैं आप लोग कहाँ पे हैं, इस समय हम लोग हैं कि हमने संरचनावाद खत्म कर दिया। अब हम इसके इम्प्लीकेशन पे आ रहे हैं, इसके प्रयोग कैसे होंगे, इसके अनुप्रयोग कैसे होंगे, एडवांटेज कैसे होंगे, डिसएडवांटेज कैसे होंगे। देखिए बात आएगी फ्री फ्लोइंग की, कि बच्चा का, इसको हम इंग्लिश में लाए हैं, आप लोग समझ जाओगे कि इसका एडवांटेज क्या होता है, कैसे इसका यूज है। फ्री फ्लोइंग, कि बच्चा फ्री फ्लोइंग कहाँ करेगा, बच्चा
फ्री फ्लोइंग कहाँ करेगा, अपने मन से बताइए। बच्चा फ्री फ्लोइंग करेगा संरचनावाद में, हमने आपको बताया था ना, संरचनावाद में फ्री होकर के काम करेगा। मोस्ट मेमोरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब कि यादगार, मतलब काम करेगा तो यादगार रूप से वो सीखेगा। तो मोस्ट मेमोरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चा यादगार रूप से सीखेगा, ठीक। कम्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, बच्चा पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखेगा। देखिए अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात आएगी, ये चीज़ आप हिंदी में समझ रहे होगे, इसको इंग्लिश में बताना आसान होता है, इसको हिंदी में करते आपकी स्लाइड्स और लेंथ और वीडियो का बढ़ता है। समझिए ये मेमोरेबल मतलब वो मेमोरेबल मत समझिएगा। देखिए थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए। मोस्ट मेमोरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस की मोस्ट अच्छी यादगार यादें वो सीखेगा। अब खुद बच्चा करके सीख रहा है तो वो चीज़ें उसको याद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, याद हो ही जाएंगी, ठीक। कम्स फ्रॉम स्टूडेंट पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होगा। प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, कि हम उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेंगे, हेल्प देंगे उसमें। बच्चा खुद, देखिए बच्चा खुद से इंगेज है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बच्चा यहाँ पे खुद से इंगेज है, बच्चे सब खुद से कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं ना। अब हम उसको सिर्फ सुविधादाता बनेंगे, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, स्कैफोल्डिंग करेंगे जहाँ जहाँ नहीं समझ में आएगा। देखिए कितना खुश है, वो कर रहा है ना, इससे बेहतरीन नहीं होता है कुछ, ठीक। अलाउ स्टूडेंट टू ड्रॉ देयर और पर्सनल कंस्ट्रक्ट ओपिनियन, यहाँ पे बच्चों के पर्सनल जो उसके आइडिया है, थॉट है, उसके ओपिनियन, इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि बच्चा खुद सीखा है, वो खुद बताएगा अपने बारे में कि उसने क्या किया है, क्या बताया, क्या बनाया है, ठीक। अलाउ स्टूडेंट टू क्रिएट देयर आवर नॉलेज, बताया ना कि उसके खुद के को हम लोग क्या ज्ञान को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। स्टूडेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, स्टूडेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं यहाँ पे। अब बच्चे जब सारी चीज़ें प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो क्या करेगा, इंटरेक्ट होंगे ईच अदर, एक दूसरे से क्या होंगे, बच्चे इंटरेक्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट आर ऑलवेज मूविंग एंड एक्टिव, नॉट जस्ट स्टिलिंग एट द डेस्क ऑल डे, मतलब स्टूडेंट जो होते हैं कि हम मूविंग होते हैं, मतलब मूव करेंगे, ठीक, एक्टिव होंगे, नॉट जस्ट इन डेस्क ऑल डे, मतलब कि डेस्क पे वो हमेशा नहीं होता है क्लास में कि डेस्क में बैठ कर सारी चीज़ें पढ़ते नहीं, इसमें बच्चे मूव करेंगे, घूमेंगे, ठीक, और एक्टिव रहेंगे, एक जगह बैठे नहीं रहेंगे, ये इसके एडवांटेज हो गए। इसके कुछ देखिए, दुनिया में तो ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जिसका डिसएडवांटेज नहीं निकाल दिया गया हो, हर चीज़ का डिसएडवांटेज निकाल ही दिया जाता है। देखिए यहाँ पे है डिसएडवांटेज में है कि ये कह रहा है कि हार्ड टू रिलेट, मतलब क्या कमियां हैं, हमने कहा था ना कि इम्प्लीकेशंस में भी पूछा है आपको, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे बतानी पड़ेंगी कि बच्चे को ये फ़ायदा है, यहाँ पे ये नुकसान है। हार्ड टू रिलेट टू न्यू सब्जेक्ट देयर नो प्रायर नॉलेज, अगर बच्चे को हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें उसका पूर्व नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे उसको दिक्कत होगी, यही इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना कि बच्चा संरचनावाद में प्री नॉलेज के आधार पर पढ़ता है, प्री नॉलेज के आधार पर सीखता है, तो यहाँ पे उसको दिक्कत क्यों हो जाएगी बाबू, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाएगा अगर वो उसके लिए नया सब्जेक्ट हुआ तो, ठीक। दूसरा, सम स्टूडेंट में नॉट हैव टू एबिलिटी वर्क वेल विथ अदर स्टूडेंट इन ग्रुप, मतलब कुछ बच्चे ग्रुप में बच्चों के साथ नहीं सीख पाते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। इस बात पे आप भी एग्री करते हो, हम भी करते हैं। देखिए कितना चुन चुन के चीज़ों को खोज करके हम लाए हैं, मेहनत दिख रहा है। पता नहीं अब तक आप लोग कितने लोग रुके हुए, लेकिन जो रुका है ना वो फाइनल करेगा कि बच्चा क्या होगा। इसकी कुछ बच्चों की एबिलिटी हो जाती है, सम स्टूडेंट में हैव एबिलिटी, मतलब कुछ बच्चों में एबिलिटी ऐसी नहीं होती है कि वो ग्रुप में काम कर सके, वो ग्रुप में बच्चों के साथ पढ़ सके, वो नहीं कर पाता है, ठीक। अब आता है बात कि टीचर में नॉट हैव डिफिकल्टी कीपिंग कंट्रोल, हाँ बात सही है। इसमें इसका मीन्स ये है कि टीचर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि सभी बच्चे फ्री होकर के सारे काम करेंगे, सारे एक्सप्लोर कर रहे हैं, खोज रहे हैं, अन्वेषण में, प्रोजेक्ट में, तो टीचर कैसे सबको हैंडल कर पाएगा। मतलब उसके लिए क्या हो जाता है, उसको हो हल्ला मचाना मचेगा जब बच्चे खुद सारे काम कर रहे हैं। हम भी टीचर हैं, आप सब लोग ये सारी चीज़ कर रहे हो, हम कितने कितने को बैलेंस कर पाएंगे। तो टीचर के लिए हमेशा चैलेंजेस हो जाता है, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, यही 3 के 3 यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए आगे, आई थिंक ख़त्म हो गया, चलिए ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे साथियों, एंड जय हिंद। कैसी लगी क्लास आज की? अब आपका जो फीडबैक होगा बाबू, हम क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं गया तो फिर हम सोचेंगे, क्योंकि हमारी पर्सनल पढ़ाई भी होती है, हम भी पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ दिनों से डिस्टर्ब हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा क्लास पटरी पे आ जाए तो फिर हम अपनी भी तैयारी कर देंगे शुरू। लेकिन अगर आपकी रिस्पॉन्स जैसा होगा किया जाएगा, क्लास कैसी थी, रिस्पॉन्स बेहतर रहा, इस क्लास को कम से कम 1 के प्लस कराइए, 1000 प्लस कराइए, आप लोग शेयर करो, नहीं करोगे तो फिर इतना मेहनत किस काम का, ठीक। तो वैसे आपको हम पढ़ाते रहेंगे, कोशिश तो यही है, वचन दी है आपको, किसी न किसी माध्यम से चीज़ें आप तक पहुंचती रहेंगी, कैसे पहुंचती रहेंगी, यही सारी चीज़ें कहनी थी। क्लास को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में।
एक बार जो क्लास को पूरा देखेगा वो फिर कभी नहीं भागेगा। और अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको आना ही पड़ेगा, क्लास को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो शॉर्टकट होता है किसी लंबे कट का शॉर्ट होता है वो। तो समूह मत सोचिए कि थोड़ा बहुत पढ़ के, कीवर्ड पढ़ के, टैग वर्ड पढ़ के आप सीटेट जैसे निकल गया था, ये निकल जाएगा। तो ये मेरिट में आपको आना है, हर बच्चा पढ़ रहा है। चलिए यही सारी चीज़ें कहानी थी। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। पूरे दिन का मेहनत है आज का ये, ठीक है। फिर पूरे दिन मेहनत करेंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे, जैसा आप फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलेंगे 1 दिन या 2 दिन के गैप के बाद, फिर क्लासेज होगा आपकी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।